बीजेपी की इस जीत में महिला फैक्टर बहुत निर्णायक है और ये जो हमारा विश्लेषण है ये आज हमारे देश की तमाम महिलाओं को जरूर देखना चाहिए। अगर आपके परिवार में भी अगर आप अभी हमें देख रहे हैं और महिलाएं हैं तो ये विश्लेषण आज महिलाओं को समर्पित है, चाहे वो किसी भी राज्य में, किसी भी शहर, किसी भी गांव में रहती हैं। और आज महिलाओं को अपना महत्व समझना होगा। इन नतीजों ने आज लोकतंत्र में महिलाओं की भागीदारी का एक नया अध्याय लिख दिया है, क्योंकि अब तक हमारे देश में पुरुषों के वोटों को निर्णायक माना जाता था और घरों में, परिवारों में पुरुष तय करते थे कि वोट किस पार्टी को देना है। लेकिन अब लोकतांत्रिक चुनाव में महिलाएं ये तय कर रही हैं कि कौन सी पार्टी चुनाव जीतेगी और कौन सी पार्टी चुनाव हारेगी। मध्य प्रदेश, राजस्थान और छत्तीसगढ़ में बीजेपी को महिलाओं के बम्पर वोट मिले हैं और इससे पता चलता है कि अब महिला वोटर्स चुनाव में जिस पार्टी के साथ खड़ी हो जाती हैं उस पार्टी को हराना नामुमकिन सा हो जाता है। आपने देखा होगा हमारे देश में टेलीविजन पर शाम को जितने भी लोकप्रिय सीरियल प्रसारित होते हैं उनमें से ज्यादातर महिलाओं पर केंद्रित होते हैं। ज्यादातर जो सीरियल हैं हमारे देश के, उनमें जो कहानी है उनमें महिलाओं के पात्र होते हैं और आज भी जो सीरियल्स को देखने वाले जो दर्शक हैं उनमें ज्यादातर महिलाएं होती हैं। और इसीलिए कहा जाता है कि हमारे देश के परिवारों में रात को 9 बजे टीवी का रिमोट महिलाओं के पास चला जाता है और फिर महिलाएं तय करती हैं कि क्या देखना है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि बड़ी बड़ी एंटरटेनमेंट कंपनियां और एंटरटेनमेंट के चैनल्स ये बात अच्छी तरह से जानते हैं कि अगर उन्हें टीवी पर अपने सीरियल्स को हिट करना है तो वो सीरियल्स महिलाओं पर केंद्रित होने चाहिए। और यही फॉर्मूला अब हमारे देश के नेता राजनीति में भी अपना रहे हैं। और बड़ी बात यह है कि महिलाओं का जब किसी वस्तु, व्यक्ति, संस्था या किसी टीवी का शो या किसी एक पार्टी या किसी एक नेता से एक रिश्ता बन जाता है तो वो इस रिश्ते को जल्दी से तोड़ती नहीं है। ये महिलाओं का मूल स्वभाव होता है। महिलाएं जल्दी जल्दी रिश्तों को बदलती नहीं है। महिलाएं जल्दी जल्दी अपनी चॉइस इधर से उधर नहीं करती हैं। महिलाएं स्टेबिलिटी में विश्वास रखती हैं, स्थायित्व में विश्वास करती हैं और महिलाओं को अपनी तरफ करने के लिए उन्हें विश्वास दिलाना बड़ा आवश्यक होता है। और यही बात प्रधानमंत्री मोदी के साथ इस समय हो रही है और महिलाएं इस रिश्ते को पूरी ईमानदारी से निभाती हैं और यह रिश्ता लंबा चलता है। और यह बात प्रधानमंत्री मोदी बहुत अच्छी तरह से जानते हैं। इसीलिए उन्हें पूरा विश्वास है कि महिलाओं का यह आशीर्वाद 2024 में भी उन्हें जरूर मिलेगा, क्योंकि ये जो रिश्ता बीजेपी ने कायम किया है देश की महिलाओं के साथ, ये रिश्ता लंबा चलने वाला है। देखिए, महिलाओं को लालच तो दूसरी पार्टियों ने भी दी है। दूसरी पार्टियों ने भी कहा कि घर बैठे आपको हम पैसा भी देंगे, मोबाइल फोन भी देंगे, स्कूटी भी देंगे, बाकी योजनाएं भी देंगे। लेकिन महिलाओं ने उसके बदले में भी अपनी इस लॉयल्टी को तोड़ा नहीं, इस रिश्ते को बदला नहीं। और महिलाओं को यह लगा कि मुझे जो मिल रहा है, जो रिश्ता मैंने एक बार बना लिया एक पार्टी के साथ, उसी पार्टी के साथ हम उस रिश्ते को कायम रखेंगे, चाहे पैसा थोड़ा कम मिल जाए तो कोई बात नहीं। और मध्य प्रदेश की महिलाओं ने खास तौर पर यही बात बीजेपी के लिए अपनाई है। तीसरी बड़ी बात जो कांग्रेस को समझनी है कि प्रधानमंत्री का अपमान करके या उनका मजाक उड़ाकर सोशल मीडिया पर ट्रेंड तो किया जा सकता है, लेकिन चुनाव नहीं जीते जा सकते। उदाहरण के लिए इन चुनावों में प्रधानमंत्री मोदी को बहुत सारी बातें, उनके लिए बहुत सारे अपशब्द कहे गए और न जाने अभी से नहीं, पहले पहले भी न जाने क्या क्या उनके लिए कहा गया और उनकी तुलना कभी रावण से की जाती है और बहुत उनका जो है उपहास किया जाता है। लेकिन कांग्रेस ने प्रधानमंत्री मोदी का जितना अपमान किया, जितनी बार अपमान किया, उतनी ही सीटें कांग्रेस की कम होती चली गई और वो इन चुनावों में इस तरह से हार गई। ये एक बहुत बड़ा सबक है कांग्रेस के लिए, खास तौर पर राहुल गांधी के लिए, क्योंकि जब चुनावों में वो प्रधानमंत्री मोदी का अपमान करते हैं, ये सही बात है, तालियां तो बहुत बजती हैं और शायद उन्हें यह गलतफहमी हो जाती होगी कि क्योंकि जनता सामने, जनता भी क्या, रैली में कार्यकर्ता होते हैं और कार्यकर्ता अपने नेता की हर बात पर तालियां बजाते हैं और उन्हें गलतफहमी यह हो गई कि क्योंकि उन्होंने प्रधानमंत्री मोदी का अपमान किया तो तालियां बजी, इसका मतलब लोगों को यह बात पसंद आ रही है। जब वो सोशल मीडिया पर देखते हैं, फोन उठाकर देखते हैं, तो ये देखते होंगे कि मेरा ये बयान ट्रेंड कर रहा है, लोग मजा ले रहे हैं, लोग हंस रहे हैं, इस शब्द को ट्रेंड करवा रहे हैं, तो उन्हें लगा होगा, गलतफहमी हुई होगी कि ये जो मुद्दा है ये चुनाव जितवा सकता है। लेकिन असलियत आज पता चली। इसके अलावा इन नतीजों से असली और नकली मुद्दों के बारे में भी पता चलता है। कांग्रेस ने इन चुनावों में वर्ल्ड कप की हार को बड़ा मुद्दा बनाया, प्रधानमंत्री मोदी को ही उसका दोषी ठहरा दिया। जब प्रधानमंत्री मोदी खिलाड़ियों से मिलने गए तो उनकी बड़ी आलोचना की, उनका बड़ा मजाक उड़ाया बार बार। जब प्रधानमंत्री मोदी हवाई जहाज में जाते हैं, तेजस में बैठकर जाते हैं और जब वो दूसरे पायलट को वेव करते हैं, उसका मजाक उड़ाया जाता है, उसे दिन भर सोशल मीडिया पर ट्रेंड कराया जाता है।
जातिगत जनगणना का मुद्दा कांग्रेस पार्टी ने उठाकर सोशल इंजीनियरिंग करने की कोशिश की और यह सोचा कि जातिगत जनगणना का मुद्दा उठाकर ओबीसी वोट उसे मिल जाएंगे, लेकिन ये दोनों ही मुद्दे वोटर्स को प्रभावित नहीं कर पाए और जातिगत जनगणना का मुद्दा तो बुरी तरह से फेल हो गया क्योंकि ओबीसी वोट मोदी के लिए चले गए। इसकी जगह अगर आप देखें लॉन्ग टर्म में, राजनीति में शॉर्ट टर्म कुछ नहीं होता। बहुत सारे लोग शॉर्ट टर्म राजनीति करते हैं, शॉर्टकट वाली राजनीति करते हैं, लेकिन राजनीति एक लंबा खेल है, राजनीति एक टेस्ट मैच है, ये T20 नहीं है। और अगर आप देखेंगे कोविड में जिस तरह से भारत की सफलता हुई, कोविड के प्रबंधन में प्रधानमंत्री मोदी ने कोविड का जो प्रबंधन किया, कोविड की वैक्सीन भारत में बनना, भारत में कैसे वैक्सीन लगाई गई, चंद्रयान 3 की सफलता, G20 का सफल अंतर्राष्ट्रीय समिट भारत में करवाना, मेक इन इंडिया जैसे अभियान की सफलता और राम मंदिर का निर्माण करवाना, यह मुद्दा वोटिंग के दौरान लोगों के दिमाग में रहा। और इससे आप ये समझ सकते हैं कि जिन मुद्दों को लेकर अक्सर यह कहा जाता है कि G20 से लोगों को क्या मिलेगा, चंद्रयान 3 की सफलता से लोगों के जीवन में क्या बदलाव आएगा, आज वो सारी बातें साबित हो रही हैं कि लोग इन सारी बातों को समझते हैं और लोगों को अपने देश पर, अपने नेता पर गर्व होता है। ये सारे मुद्दे लोगों की सोच में एक बड़ा फर्क पैदा करते हैं। जिस तरह से हमारे देश के लोगों की सोच बदल रही है वो आपको पता चलता है और इससे राष्ट्रवाद की भावना लोगों में जागृत होती है और इस वजह से ये मुद्दे चुनाव में भी बड़े मुद्दे बन जाते हैं। लेकिन दुर्भाग्य ये है कि विपक्ष के नेताओं को ये बातें समझ में नहीं आ रही। विपक्ष के नेता खुलकर भारत की किसी सफलता पर ताली नहीं बजाते, चाहे वो चंद्रयान हो, चाहे वो G20 हो, चाहे वो मेक इन इंडिया हो, चाहे कोविड की वैक्सीन हो। लोगों के दिमाग में एक बात बस गई है कि विपक्ष के नेता कभी भी खुलकर भारत की तारीफ नहीं करेंगे, भारत के वैज्ञानिकों की तारीफ नहीं करेंगे, तालियां नहीं बजाएंगे। और आगे बढ़ने से पहले एक बात याद रखिएगा कि विपक्ष का जो इंडिया गठबंधन बना, उस इंडिया गठबंधन के बनने के बाद यह पहला चुनाव है और इस चुनाव में आपको इंडिया गठबंधन का कोई रोल कहीं नजर नहीं आएगा। एक और बड़ी बात यह है कि बीजेपी के पास लोगों के लिए धर्म के साथ सुशासन भी है। यह एक जो फॉर्मूला है, इस पर विपक्ष को काम करना होगा। 500 वर्षों के बाद आज जब अयोध्या में भव्य राम मंदिर बन रहा है, तब बीजेपी ने ऐसा करके भारत के 110 करोड़ हिंदुओं से किया गया अपना वादा पूरा कर दिया। हमारे देश में जो आज की जो पीढ़ी है, इससे पुरानी वाली जो पीढ़ी है, किसी ने भी सपने में भी यह सोचा नहीं था, कल्पना नहीं की थी कि उनके जीवन काल में वो राम मंदिर को कभी देख पाएंगे, राम मंदिर का निर्माण कभी देख पाएंगे। किसी ने कल्पना नहीं की थी। यह मौका कांग्रेस पार्टी को बहुत वर्षों तक मिला, दशकों तक मिला, लेकिन उन्होंने नहीं किया। मोदी ने यह काम कर दिखाया। इसलिए आप राम मंदिर की जो ताकत है उसे अंडर एस्टिमेट नहीं कर सकते। बीजेपी यहां लोगों को एक धर्म को लेकर जो संतुष्टि है, 110 करोड़ हिंदुओं को जो संतुष्टि चाहिए थी धर्म के नाम पर, वो उन्होंने राम मंदिर के रूप में उन्हें दी है। यानी राम मंदिर के रूप में भी मोदी ने अपनी गारंटी जो दी थी उसे पूरा किया है। लेकिन सिर्फ धर्म नहीं, धर्म के साथ साथ बीजेपी सुशासन भी दे रही है और उनके लिए यानी जनता के लिए अनेकों योजनाएं भी चला रही है। यानी राम मंदिर भी है और योजनाएं भी है, सुशासन भी है, धर्म भी है और सुशासन भी है। और यह एक बहुत बड़ी बात है जिस पर अभी तक किसी ने काम नहीं किया। इन चुनावों में ईडी की कार्रवाई को बहुत बड़ा मुद्दा बनाया गया और आप देखते होंगे कि हर रोज अखबार में, टेलीविजन की डिबेट्स में, विपक्षी नेताओं की प्रेस कॉन्फ्रेंस में, बयानों में कहा जाता है कि मोदी सरकार ईडी का दुरुपयोग कर रही है और विपक्ष के नेताओं को गलत मामलों में फंसा रही है, जेल में डाल रही है। और कांग्रेस ने इस पर लोगों से सहानुभूति बटोरने की बहुत कोशिश की। आपको याद होगा छत्तीसगढ़ में भी ईडी के छापे पड़े, भूपेश बघेल का नाम आया, और राजस्थान में भी पड़े और मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के बेटे पर भी पड़े और उनके आसपास जो सहयोगी थे उन पर भी। और तब बहुत कोशिश हुई कि इससे सहानुभूति की लहर पैदा की जाए, लेकिन जो नतीजे आए उससे पता चलता है कि भ्रष्टाचार के मामलों में नेताओं के खिलाफ ईडी की कार्रवाई से लोगों में, ऐसे नेताओं के लिए कोई सहानुभूति पैदा नहीं होती, बल्कि इस देश का गरीब आदमी खुश होता है कि जनता का पैसा लूटने वाले नेताओं के खिलाफ कानूनी कार्रवाई हो रही है। इस देश का जो गरीब है वो जब टीवी पर इस रेड में निकले गए पैसों को देखता है, नोटों को देखता है, करोड़ों रुपए की जो रिकवरी होती है, सोने चांदी की रिकवरी होती है, तो इस देश का गरीब खुश होता है। उसको ईडी से कोई शिकायत नहीं।